बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया। आज उस चैप्टर पे हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले चैप्टर में मैंने आपको गाइड किया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है और होम्योस्टेसिस की आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। वो जो सारा लेक्चर था वो सारे का सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, इसलिए ऑब्जेक्टिव सेंस में आपने उसको तैयार करना है। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन और साथ होम्योस्टेसिस वगैरह की डेफिनेशन। साथ ही उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ा, फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा, वो सारे का सारा ऑब्जेक्टिव था। आइए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हमें डिस्कस करना है जी पहला पार्ट होम्योस्टेसिस का, जो कि था ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं आपको। ऑस्मो रेगुलेशन इज ऑल अबाउट टू रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जब आप अपनी बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो ऑस्मो रेगुलेशन। किस तरह बैलेंस किया जाता है? डेफिनेटली बैलेंस किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आप अपनी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट जब बैलेंस करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। होम्योस्टेसिस में भी आपने यही कहा था, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट रिगार्डलेस द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज बहुत ज्यादा आता है लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत कम चेंज आता है, लेकिन वो अफेक्ट जरूर करता है। तो इसी तरह जब आपने अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना है तो आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से देखना है तो उसमें जो फर्स्ट हमारे पास है वो है हाइपोटोनिक। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाइपोटोनिक अगर एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा? तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट, हाइपोटोनिक स्टैंड्स फॉर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आउटसाइड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा? अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो इस कंडीशन को हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अब जरा गौर कीजिए, सपोज कीजिए मैं एक सेल लेता हूं और सेल को मैं डिप कर देता हूं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो है। तो डेफिनेटली क्या होगा? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर हाई है तो ऑस्मोसिस होगी, देन वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब वो आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा तो आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल का आउटसाइड टू इनसाइड मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है। जब वो मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और वो सेल के अंदर आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके पास है हाइपोटोनिक, यानी जहां सॉल्ट कम है और वाटर ज्यादा है, और मैंने सेल को क्या कर दिया? डिप कर दिया इस एनवायरनमेंट में, तो क्या होगी? एंडोस्मोसिस होगी, यानी वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये देखिए जी, ये सेल था जो कि प्लांट सेल है। हमने क्या किया? इसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर डिप किया और उससे प्रॉब्लम ये हुई कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर अंदर जाना शुरू हो गया। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, पानी अंदर जा रहा है। जब पानी अंदर जा रहा है तो साइटोप्लाज्म आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा? डाइल्यूट, जिससे फंक्शन को क्या होगी? प्रॉब्लम। उससे बचाएगा कौन? वैक्यूल। वैक्यूल सारा पानी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा और फूलना शुरू कर देगा। तो अगर आप गौर कीजिए, वैक्यूल अच्छा खासा आपको फूला हुआ नजर आ रहा है और इसने अपने अंदर पानी को क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। जब इसने अंदर पानी को स्टोर किया हुआ और ये अच्छा खासा फूल गया है तो उससे ये होगा, सेल को एक प्रॉपर क्या मिल गई? शेप मिल गई। तो पानी को चूस के सेल का मोटा हो जाना नाउन एज टर्जिड स्टेट। तो इसका मतलब सेल किस शेप में आ गया? टर्जिड की शेप में आ गया, अच्छा खासा फूल गया और उससे बेनिफिट क्या हुआ? सेल को एक प्रॉपर शेप मिल गई। और अगर ऐसा ना होता तो डेफिनेटली सेल को प्रॉपर शेप ना मिलती। अब स्टूडेंट, ये तो था विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं, सपोज कीजिए ये आपके सामने डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है जी? एक एनिमल का सेल लिया जो कि रेड ब्लड सेल, और उसे मैंने डिप कर दिया इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर क्या है? ज्यादा है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा है तो वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी अंदर जाना शुरू कर देगा। अब इसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके पानी अंदर आ रहा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज एंडोस्मोसिस। अब जब एंडोस्मोसिस हो रही है और सेल लगातार पानी को चूस रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? सेल फूलेगा। तो स्टूडेंट,
प्लांट के केस में तो बाहर सेल वॉल थी, जैसे ही सेल फूलता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ आके अटैच हो जाती है और वो इसकी ओवर एक्सपेंशन को रोकता है। लेकिन हमारे केस में, एनिमल्स केस में तो बाहर सेल वॉल नहीं होती। जब सेल वॉल नहीं है, पानी अंदर आना शुरू होगा और सेल फूलना शुरू करेगा तो इलास्टिक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन, एक वक्त ऐसा आएगा सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट। तो प्लांट के केस में तो टर्जिडिटी आ जाती है, लेकिन एनिमल के केस में हमेशा रिजल्ट क्या निकलेगा, सेल विल बर्स्ट, सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो देखिए जी क्या होगा यहां पे, इफ देयर इज एनिमल सेल तो क्या होगा, सेल विल बर्स्ट। अब आप यहां पे देख लीजिए ये सेल आपको बर्स्ट होता नजर आ रहा है, तो ये कब होगा, जब आपने इसे किस में रखा हुआ है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। और बर्स्ट होने की वजह क्योंकि हमारे केस में सेल वॉल नहीं होती। ये तो था हाइपो। अब जरा इसको उलट करके देखते हैं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अब हाइपरटोनिक क्या होगा, अभी आपने हाइपो में बोला कि जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब की बार हमें क्या करना होगा, अब की बार हमें करना होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब वाटर हमारे पास लो है, सॉल्ट हाई है, तो अब जो है रिवर्स मैकेनिज्म होगा। पिछले केस में पानी आ रहा था फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अब की बार वाटर जो है वो इनसाइड ज्यादा है, देन वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब पानी अंदर से बाहर निकलेगा, सेल क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आइए जरा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर कर लिए, आइए देखते हैं क्या होगा। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब एग्जैक्ट वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या, एक्सऑस्मोसिस होगी। अब की बार जो है वो वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये देखिए जी, पहला आपको एक प्लांट सेल नजर आ रहा है, हमने जब इसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा तो वाटर स्टार्ट टू मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जैसे जैसे वाटर बाहर जा रहा है वैसे वैसे देखिए सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। अब यहां पे देख लीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप देख लीजिए, वैक्यूल का साइज देख लीजिए, सेल का पूरा जो है वो शेप खराब हो चुकी है। सेल वॉल एज इट इज है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होती 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 अंदर तरफ इन्वेजिनेट होगी, सारा साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया और सेल की सारी शेप क्या हो गई, खराब हो गई। इसका मतलब सेल को एक प्रॉपर शेप नहीं मिली। और यही वाला अप्लाई कर दीजिए प्लांट के बाद एनिमल के ऊपर, तो चेक कर लीजिए इस केस में भी आपको नजर आ रहा है कि सेल की शेप मेंटेन नहीं है, बाइकनकेव शेप होती है जी आपके पास रेड ब्लड सेल की। अब की बात देख लीजिए, वो वेवी फॉर्म का हो गया है, बिल्कुल श्रिव्ड हो गया है, प्लाज्मोलाइसिस स्टेट में चला गया है। क्यों, क्योंकि पानी क्या हो गया, रिमूव हो गया। सो असर क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगी। सो ये था इन केस ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और अगर फेस कर रहा हो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट तो क्या होगा, स्टूडेंट आइसो का मतलब होता है सेम। अब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर, पहले के केस में कभी आप पानी ज्यादा कर रहे थे तो कभी आप सॉल्ट ज्यादा कर रहे थे। अब की बार क्या होगा, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल क्या होंगे, बैलेंस होंगे। बैलेंस इन द सेंस कि जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही अंदर होगी, जितनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही अंदर होगी। जब दोनों तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल क्या होगी, सेम, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। अब जब वाटर ज्यादा था तो हम कहते थे वाटर निकल जाएगा, सॉल्ट ज्यादा था तो हम कहते थे सॉल्ट निकल जाएगा। अब की बार मैं कह रहा हूं जी दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बिल्कुल सेम। जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है तो अब की बार जो नेट लॉस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब नेट लॉस जीरो होगा, एक स्टेट में आपने देखा सेल क्या हो रहा था, टर्जिडिटी में चला गया, एक में आपने देखा सेल प्लाज्मोलाइज हो गया। अब जब नेट लॉस ही जीरो है, ना कोई चीज अंदर आ रही है ना कोई चीज बाहर जा रही है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, सेल अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। सो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड। सो क्या होगा, नॉट नीड टू ऑस्मोरेगुलेट। जब ऑस्मोरेगुलेट की जरूरत नहीं है तो फिर क्या होगा, सेल मेंटेन इट्स शेप, सेल अपनी शेप को क्या रखेगा, मेंटेन। ये नीचे चेक कर लीजिए, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आ जाएगा, जितना सॉल्ट अंदर आएगा उतना सॉल्ट बाहर निकल जाएगा, तो नेट लॉस क्या हो जाएगा, जीरो, और सेल अपनी शेप को क्या रखेगा, मेंटेन। तो देखिए जी, इन दो एनवायरनमेंट को आ जाके एनिमल सेल ने और प्लांट सेल ने क्या करना होता है, फेस करना होता है, और इसके मुताबिक सेल ने अपना क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो अब आपने पढ़ लिया कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट हो, किस तरह वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन होती है। ये आपने याद रखना है। जब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा सॉल्ट एक्सेस है,
तो सॉल्ट वेस्ट होगा। और जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो वाटर एक्सेस है तो वाटर क्या होगा, वेस्ट होगा। जब हाइपरटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है तो उस वक्त वाटर अंदर से बाहर जाना है और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो पानी बाहर से अंदर आना है, तब की बार सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आइए जी, ये देखिए जी, ये डायग्राम आपको शो हो रही है। आप एनिमल सेल भी देख रहे हैं और प्लांट सेल भी देख रहे हैं। हाइपोटोनिक के अंदर दोनों पे क्या इफेक्ट है, डिटेल में भी पढ़ लिया, यहाँ पे भी आपको समरी के तौर पे शो हो रहा है। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या है वो भी शो हो रहा है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या है वो भी शो हो रहा है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हाइपो होगा तो एनिमल सेल बस्ट और प्लांट सेल टर्जिट, और अगर हाइपर होगा तो एनिमल सेल प्लाज्मोलाइसिस में चला जाएगा और प्लांट सेल भी किस में चला जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस में चला जाएगा। और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। यानी प्लांट में भी तो ऐसा होगा ना कि वो हाइपर फेस कर रहा है, हाइपो फेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ उसके लिए वेस्ट होगी, वो किस तरह उनको निकालेगा और किस तरह कौन कौन सी अडेप्टेशन वो करेगा। सो नंबर 1 कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, फाइट स्टैंड फॉर प्लांट, मीन दोज प्लांट विच विल बी प्रेजेंट इन वाटर आर नियर टू दी वाटर। तो क्या होंगे, प्रेजेंट इन और नियर टू दी वाटर। तो ऐसे पौधे जो या तो पानी के अंदर हो या पानी के आसपास हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब देखिए ना, जब पानी के अंदर है तो देन दे विल फेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जब उनके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पानी की कमी फेस करें। हाँ, ये जरूर होगा, सेल रिमेन फ्लडेड, यानी सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी बहुत ज्यादा है। अब जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन उनके सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अब दे मस्ट नीड टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड मस्ट नीड टू कंजर्व साल्ट। अब जब पानी लगातार बाहर से आता जा रहा है तो उनको जरूरत है इस एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से क्या करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए। तो इसके लिए अब इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ, मस्ट नीड टू कंजर्व साल्ट एंड टू रिमूव वाटर। तो ये बात मैंने बता दी। अब इसके लिए इनको क्या करनी पड़ेगी, डेफिनेटली अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। तो आइए जी देखते हैं कौन कौन सी अडेप्टेशन जो है वो हाइड्रोफाइट्स अडॉप्ट करते हैं। नंबर 1 लार्ज सरफेस एरिया, तो बहुत बड़ा बड़ा साइज होगा, लीफ का बहुत बड़ा साइज होगा, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, लाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट जो है वो होता रहेगा। जब लाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट होता रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट भी मैक्सिमम होगा, वाटर को मैक्सिमम निकाला जाएगा। तो पहली बात हमने पढ़ा जिनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट, स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। अक्सर आपने लीफ देखे जो आपके पास टेरेस्ट्रियल लीफ है उनमें क्या होता है, स्टोमेटा लोअर साइड पे होता है, लेकिन अब की बार हम कह रहे हैं जी स्टोमेटा ऑन अपर साइड। तो स्टूडेंट जब स्टोमेटा ऑन अपर साइड होंगे तो देखें जी लाइट का एक्सपोजर भी मैक्सिमम हो रहा है, सरफेस एरिया भी ज्यादा है और स्टोमेटा भी ऊपर वाली साइड पे है, तो पानी के निकलने के चांसेस और ज्यादा निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाई नंबर ऑफ स्टोमेटा, अब स्टोमेटा की तादाद भी ज्यादा है। अब देखिए जी ये सारे के सारे करैक्टर जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फॉर द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। अब क्या होगा, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो स्टूडेंट क्या किया, प्लांट ने पानी को रिमूव करने के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, स्टोमेटा अपर साइड पे रख लिए, स्टोमेटा हर वक्त ओपन रहेंगे, मैक्सिमम वाटर का क्या करवाया जाएगा, लॉस करवाया जाएगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उनमें से पानी क्या होता जाएगा, निकलता जाएगा। इस तरह वो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए ये अडेप्टेशन क्या करेंगे, अडॉप्ट। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो क्या है जी, वाटर लिलीज जो है, जिसे आप कमल का पौधा कहते हो, तो ये वाटर लिली है जो कि डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है इन वाटर, और इसके लिए पानी को रिमूव करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। आइए जी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी मीजोफाइट्स। मीजो स्टैंड्स फॉर मॉडरेट, फाइट स्टैंड्स फॉर प्लांट, यानी दोज प्लांट विच विल फेस मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिए जी, फेस मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब मॉडरेट स्टैंड्स फॉर, ऐसा भी हो सकता है कि पानी इनको बहुत ज़्यादा एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन में मिल जाए। अब एक्सेस कैसे मिल गया, सपोज कीजिए बारिश हो गई तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो, कम हो। तो जो स्टूडेंट जब वाटर बहुत ज़्यादा होगा
तब वाटर इनके लिए जो है वो एक्सेस होगा, तो तब ये वाटर को मैक्सिमम क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे बाय ट्रांसपैरेशन। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनको पानी कम मिल रहा है देन दे मस्ट नीड टू कंजर्व वाटर। सो कितना पानी निकालना है, कितना पानी कंजर्व करना है, इट विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। सो क्या होगा, सम टाइम वाटर इज अवेलेबल इन हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड सम टाइम वाटर विल बी प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई कर देंगे, जब लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या कर दिया जाएगा, लो कर दिया जाएगा। तो अडेप्टेशन क्या है जी, स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस। अब जरा चेक कीजिएगा, पीछे वाले केस में आपने पढ़ा स्टोमेटा क्या था, ऑन अपर सरफेस। अब की बार स्टोमेटा कहां है, ऑन द लोअर सरफेस। अब लोअर सरफेस है, इसका मतलब ये हुआ लाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं होगा। जब लाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं है तो वाटर के लॉस होने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। उसके अलावा क्या है, कैन बी ओपन एंड क्लोज। तो स्टोमेटा को ओपन भी किया जा सकता है, क्लोज भी किया जा सकता है। जब इक्वेटिक था, टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, तो तब आपने कहा स्टोमेटा विल रिमेन ओपन। अब की बार हम कह रहे हैं इनको ओपन भी किया जा सकता है, क्लोज भी किया जा सकता है। सो पानी की कॉन्सेंट्रेशन जब हाई होगी तो ओपन कर दिया जाएगा, पानी की कॉन्सेंट्रेशन जब लो होगी तो क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह वाटर की अवेलेबिलिटी के मुताबिक इनको ओपन और क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स में आते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है जी ब्रासिका कंपेस्ट्रस और दूसरा है जी हमारे पास रोजा अंडिका। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके पास रोज अंडिका है, और यानी जिसे आप जो है वो क्या कहते हो, गुलाब का फूल, और ब्रासिका कंपेस्ट्रस जिसे आप सरसों कहते हो, एनुअल प्लांट है जी। और ये जो है वो हमारे पास किस में आएंगे, मीजोफाइट्स के अंदर। आइए जी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोफाइट्स। जीरो स्टैंड्स फॉर ड्राई, फाइट्स स्टैंड्स फॉर प्लांट, मीन दोज प्लांट्स विच विल फेस ड्राई कंडीशन। मीन अब ये जो है वो खुश्की वाले प्लांट हैं, डेजर्ट वाले प्लांट है, तो कंफर्म बात है पहले ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर ये खुश्की वाले हैं तो पानी की अवेलेबिलिटी इनके पास क्या होगी, कम होगी। जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी देन दे मस्ट नीड टू कंजर्व वाटर। अब जब वाटर को कंजर्व करना है तो उसके लिहाज से इनके अंदर क्या होगी, डिफरेंट अडेप्टेशन होगी। तो आइए जी देखते हैं कि वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन अडॉप्ट करेंगे और किस तरह वाटर को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। सो हमने कहा जी प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, वाटर मस्ट नीड टू कंजर्व। अब देखिए ना, ये हमने कहा कि ड्राई एनवायरनमेंट में है, पानी बहुत ज़्यादा कम है, तो जब पानी बहुत ज़्यादा कम है तो इनको पानी को कंजर्व करना चाहिए। तो पानी को कंजर्व करने के लिए इन्हें क्या करनी पड़ेंगी, अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं जी कौन कौन सी अडेप्टेशन ये करेंगे। नंबर 1, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये कम से कम ट्रांसमिशन करेंगे ताकि पानी के लॉस से बचाया जाए, कम से कम पानी को बॉडी से क्या करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए। उसके लिए क्या होगा, स्मॉल इनके थिक लीफ होंगे, उनका सरफेस एरिया क्या होगा, कम। इक्वेटिक में आपको याद होगा सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बहुत ज्यादा थे। अब की बार सरफेस एरिया बहुत कम, सरफेस एरिया कम तो स्टोमेटा भी कम होंगे, लाइट का एक्सपोजर भी कम होगा तो वाटर के ट्रांसपायर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होंगे। सो क्यूटिकल इज थिक, वैक्सी एंड लेदरी। तो स्टूडेंट क्या होता है, आपने पढ़ा है कि लीफ की जो अपर वाली सरफेस होती है वो बड़ी स्मूथ होती है, जबकि जो लोअर सरफेस होती है वो क्या होती है जी, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं जी, सुराख होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हो। तो अब की बात देखिए, ऊपर वाली क्यूटिकल की लेयर आ गई, वो जो क्यूटिकल की लेयर है वो क्या करेगी, इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से पानी का लॉस नहीं होगा, एक ये अडेप्टेशन होगी। नेक्स्ट, स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस। अब स्टोमेटा क्या है, नीचे वाली जानिब। अब नीचे वाली जानिब है और वो भी संक्ड है, तो लाइट का जब भी एक्सपोजर होगा वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम। सम प्लांट शेड देयर लीफ टू रिस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ वाटर। कुछ तो ऐसे भी पौधे जो अपने पत्ते तक गिरा देते हैं ताकि पानी के लॉस से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। जैसे कैक्टस हो गया, जैसे वाटर जो है वो क्या नाम है उसका, एलोवेरा हो गया, ये अपने पत्ते तक गिरा देते हैं। अब क्या वजह है, ये पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। इन्होंने तो क्या करनी होती है, ट्रांसपरेशन करनी होती है। अब ये ड्राई एनवायरनमेंट में है तो इनकी जो है वो ज़रूरत है कि पानी को कंजर्व किया जाए, इसको निकलने से बचाया जाए। अब देखिए जी, पत्ते ही तो मेन फूड को मैन्युफैक्चर करने का ज़रिया है, तो अगर जो है वो उन्होंने पत्ते गिरा दिए तो फिर ये ज़िंदा कैसे रहते हैं, फिर ये ज़िंदा इस तरह रहते हैं कि जो इनकी अपनी स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है।
जब फोटोसिंथेटिक होती है तो वो क्या करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड पैदा करते हैं, जिससे स्टेम के ऊपर ये आसानी से क्या करते रहते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। और किसी ज़माने में आपने वर्ड सुना होगा सैकुलस प्लांट, वो प्लांट होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा वाटर अपने अंदर, एक्स्ट्रा पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या किया होता है, स्टोर किया होता है। तो ये वो वाले प्लांट हैं हमारे पास। एग्जाम्पल है हमारे पास कैक्टस और एलोवेरा। ये एग्जाम्पल है जी आपके पास किसकी जी, कैक्टस की, और ये आपके पास क्या है जी, एलोवेरा की। तो स्टूडेंट होप सो आपको समझ आई होगी। लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।